नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सुनील पंचारे और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो हमने मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस मुहिम का आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो है भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति जनरली उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें इंडियन पॉलिटी सिलेबस होता है उसके अंदर उपराष्ट्रपति को डाला जाना कंपलसरी है। तो जितने भी हमने अभी तक एग्जाम देखे हैं उनके अंदर उपराष्ट्रपति एक टॉपिक बनता ही है और इससे रिलेटेड ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में मोस्टली 8-10 अनुच्छेद दे रखे हैं। अगर इनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ले ली तो फिर ये टॉपिक अपने आप में पूरा हो जाता है। और जब उपराष्ट्रपति इतना छोटा सा टॉपिक है और एक ही क्लास में पूरा हो सकता है तो फिर इससे रिलेटेड हमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो टॉपिक होते हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन आते हैं और पूरे मार्क्स देकर जाते हैं। तो इनको और समझने के लिए और मैंने इस पैटर्न में आपको उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने के लिए आज की क्लास सेलेक्ट की है। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर हमें चर्चा करनी है कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे कौन से, वैसे तो उपराष्ट्रपति बहुत बने हैं लेकिन हम उन सबको तो याद नहीं रख सकते। अगर किसी उपराष्ट्रपति के जीवन काल में कोई अच्छी खतरनाक टाइप की कोई घटना घटित हुई है तो उनको देखेंगे और हम साथ में देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो संविधान में दिए गए प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं और क्या पहले कोई इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना है। इन तमाम बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने के लिए मिले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक वरीयता क्रम में ये दूसरे स्थान पर आते हैं, यानी कि पहले सर्वोच्च नागरिक के स्थान पर तो राष्ट्रपति थे ही, अब वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर आते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ये प्रधानमंत्री से वरीयता क्रम में ऊपर है। और उपराष्ट्रपति जनरली यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कभी कभार राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए काम आते हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। और इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये राष्ट्रपति के लिए सहायक के रूप में होते हैं। वैसे भी जहां भी एक उच्च अधिकारी होते हैं उनकी सहायता के लिए एक उप अधिकारी, वाइस अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो कभी कभार आकस्मिक परिस्थितियों में उस अधिकारी के लिए आते काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो कि इतने आदरणीय और गरिमामय पद हैं, इनके बारे में इनके पद की रिक्तता ना हो और देश कभी भी राष्ट्रपति रहित ना हो जाए, इसके लिए एक नया पद बनाया गया था, उसे बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो देखते हैं हमारा संविधान उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या और किस प्रकार के प्रावधान करता है। इनके बारे में जो प्रावधान वैसे शॉर्ट नोट्स के अंदर तो छोटे से लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी जो चर्चा है, जो मैं बोलने वाला हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, यानी कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? 63। और हमें वन लाइनर एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। ऐसी संस्थानें जो कि आजकल क्वेश्चन डेप्थ में बनाने लगी है, तो उनके लिए इन दोनों चीजों को एक साथ आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तब ध्यान में रखना है 63। या फिर उल्टे क्रम में पूछा जा सकता है 63 किसका प्रावधान करता है, तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इनको दोनों पैटर्न में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कैसा पद है? उपराष्ट्रपति हमारा जो संविधान का संसद का जो उच्च सदन है, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये बात करता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि राष्ट्रपति पदेन सभापति हैं किसके? राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब है कि इनके पास इस पद पर परमानेंट जॉब करेंगे। होता है ना पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब, तो ये जो राष्ट्रपति का पद है इस पर पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो इस कार्य को भी करेंगे। और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो इस पद पर अपने आप ही नियुक्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं राज्यसभा के उपसभापति, यानी सभापति। सभापति का मतलब है जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में एक पद बनाया गया जिसे बोलते हैं सभापति। ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, यानी कि जब भी राज्यसभा की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में यानी बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं सभापति।
जो जो शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को हैं वो तमाम प्रकार की शक्तियां कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर हमारे सभापति को भी होती है। यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति मुख्यतः किसका कार्य करते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति का। उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति वाला काम तो वो बहुत ही कम चांसेस बनते हैं जिनके अंदर वो काम करते हैं। ज्यादातर इनका काम यही होता है राज्यसभा के सभापति वाला, यानी पदेन का मतलब हुआ कि इस पद पर ही वो रहेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति किसी को हमने उपराष्ट्रपति बनाया तो वो अपने आप ही इस पद के अधिकारी भी बन जाते हैं, डबल जॉब करते हैं एक ही टाइम में। तो ये तो हुए उपराष्ट्रपति, यानी कि आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे और आर्टिकल 64 कहता है कि वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। तो इन दो पदों पर वो राष्ट्रपति एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद बनाने के पीछे रीजन क्या था। उपराष्ट्रपति ऐसे ही राष्ट्रपति थे तो फिर उपराष्ट्रपति क्यों बनाया? तो उसके लिए आर्टिकल 65 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या पड़ी। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर, और वो विशेष परिस्थितियां कौन सी होती हैं इनके बारे में हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तभी राष्ट्रपति टॉपिक के अंदर इसके बारे में चर्चा की थी। आज वापस उनको दोहराते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त होना और पद पर अनुपस्थित होना दोनों में थोड़ा फर्क है। पद रिक्त होने का मतलब है कि राष्ट्रपति अब किसी भी हालत में उस पद को धारण करने के योग्य नहीं है। या तो राष्ट्रपति का देहांत हो जाए या फिर राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में दोषी पाए जाए और उनको पद मुक्त करवा दिया जाए, और या फिर राष्ट्रपति अयोग्य घोषित हो जाए। तो इन तमाम परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाते हैं, तब वो जो पद होता है उसे बोलते हैं पद रिक्त। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। पद खाली होने का मतलब वही है कि वो राष्ट्रपति अब रहे नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं रहे, या तो दुनिया में नहीं रहे या फिर वो अयोग्य हो गए या फिर उनको महाभियोग से हटा दिया। जब पद रिक्त होगा तब इस पद रिक्त को भरने के लिए, क्योंकि ये पद रिक्त तो अचानक हो सकते हैं, यानी कि कोई राष्ट्रपति हो तो क्या हुआ, मौत तो किसी की भी हो सकती है। अगर बाई चांस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, जैसे कि हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन जी, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था वीवी गिरी ने। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हुआ, जैसे कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु की वजह से पद रिक्त हो गया था, तो उस समय वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति का कार्य किया था। और वो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ये जब राष्ट्रपति की पद रिक्त होने की वजह से अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो ये मैक्सिमम 6 माह तक के लिए बनते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर फिक्स प्रावधान है। आर्टिकल 65 भी कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो फिर जल्द से जल्द 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। यानी कि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक खाली रह सकता है। तो वीवी गिरी जी के पास भी चांस कितना था, 6 माह की अवधि के लिए वो चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे। अब जैसे ही राष्ट्रपति का पद मुक्त हुआ तो संसद का कर्तव्य बनता है कि 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा दे। अगर संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा देती है तो ये अपने पद से मुक्त हो गए, यानी कि इन्होंने वापस राष्ट्रपति का पद छोड़कर ये तो वापस उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और नए जो राष्ट्रपति चुनकर आएंगे वो अपने इस पद पर कार्य करेंगे। पहली कंडीशन तो पद रिक्त की होती है, और दूसरी एक और कंडीशन दे रखी है कि यदि राष्ट्रपति बीमार है यानी अपने पद पर अनुपस्थित है। अनुपस्थित होने का मतलब है कहीं मीटिंग पर चले गए, कहीं मीटिंग पर जाने का मतलब है जैसे कि 1954 के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो रूस की यात्रा पर गए थे, 15 दिन की रूस से यात्रा पर गए थे। उस समय हमारे जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस दिन 15 दिन के लिए गए थे, तो 15 दिन के लिए इन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया था। तो मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति के पास 2 प्रकार के चांसेस बनते हैं जब वो राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। पहला, और ये दोनों किस में लिखे गए हैं, आर्टिकल 65 में। तो ये बताते हैं कि यदि हमारे राष्ट्रपति का पद मुक्त हुआ तब
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे और ये कब तक रहेंगे? 6 माह तक के लिए रहेंगे। और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित दो तरीके से मतलब कैसे भी हो सकते हैं, अगर राष्ट्रपति बीमार हैं स्वास्थ्य कारणों से, तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के वापस स्वस्थ होकर अपने पद ग्रहण करने तक, यानी पद अनुपस्थित होने पर वापस आकर पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। जैसे कि यहां मैंने बताया कि राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर चले गए थे 15 दिन की, तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 15 दिन के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। 1961 में राजेंद्र प्रसाद जी अस्वस्थ हो गए थे, तब भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वहां भी उपराष्ट्रपति का कार्य किया था, राष्ट्रपति का कार्य किया था। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और वीवी गिरी के, इन दोनों के एग्जाम्पल ध्यान में रखकर आपको याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद दो तरीके से रिक्त हो सकता है, या तो पद रिक्त है या फिर पद पर अनुपस्थित है। पद रिक्त में 6 माह के लिए ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लेना कि राष्ट्रपति का पद यदि अनुपस्थित है, राष्ट्रपति कहीं गए हुए हैं, तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं होने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पूरे 5 वर्ष तक भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यदि ऐसा हो कि जैसे ही राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के अगले दिन ही वो बीमार हो गए, तो बीमारी की वजह से किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर हटाया नहीं जा सकता, तो बीमार है तो वो तो अपने पद पर ही रहेंगे। तो वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो स्वस्थ होकर वापस लौट कर ना आए, तब तक हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तब भी वो कैसे राष्ट्रपति होते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और यदि उनको 5 साल लग गए सही होने में, तो फिर 5 साल तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर ही रहते हैं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य था, उसकी 2 परिस्थितियां थी। दोनों को मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया, और दोनों के ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रख सकते हो। कई बार घटिया क्वेश्चन की कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के देहांत पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य किया। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखने होंगे। उस समय वीवी गिरी हमारे उपराष्ट्रपति थे, या फिर पद अनुपस्थित की स्थिति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो उनके लिए हम एग्जाम्पल देंगे करसनकांत का। तो ये कुछ उपराष्ट्रपतियों के नाम हैं और उनके कुछ किए हुए कार्य हैं, तो उनको ध्यान में रखना। ये हो गया हमारा आर्टिकल 65। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 66। ये बताता है कि हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो यहाँ 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। पहली बात कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड 1961 तक, यानी 1961 तक के जो प्रावधान था, वो यही था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और संयुक्त बैठक में निर्वाचन करवा के उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 में उस संयुक्त बैठक को प्रावधान हटा दिया, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली थी। वो सेम ही प्रणाली उपराष्ट्रपति में भी यूज होती है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 चीज का फर्क है, वो देख लेते हैं। पहला कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था, उसके अंदर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते थे, और संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, और संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। इन दोनों के अंतर, आई होप कि आप लोगों की पॉलिटिक्स से अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी, और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में ये प्रकार का जो अंतर रखा गया वो क्यों रखा गया होगा। क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, और राष्ट्रपति किसी एक दल का या किसी एक सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना था कि राष्ट्रपति हालांकि शक्ति के रूप में तो नामित ही होते हैं, लेकिन वो देश का प्रतीक होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होती थी, उनमें हमने देखा था कि वो राष्ट्रपति के नाम से होती थी, यानी कि राष्ट्रपति देश के प्रतिनिधि होते हैं, और जब देश के प्रतिनिधि हैं तो संपूर्ण देश को बराबर भागीदारी चाहिए थी। इसलिए विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की शक्ति दी गई। वहीं
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति मात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति तो वो केवल आर्टिकल 65 बनाता है उन्हें, बाकी तो वो सभापति ही होते हैं। तो जब सभापति हैं तो उसके लिए पूरे देश का कोई महत्व नहीं है, वो केवल एक सदन के सभापति हैं। इसलिए उनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्टिसिपेट करती है। बस इतनी ही बात है। इसलिए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो विधानसभाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, और मनोनीत सदस्य इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने तो खुद मनोनयन किया था, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर भाग लेते तो हित संघर्ष होता, इसलिए जो प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है, इसलिए राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति ने तो मनोनयन किया नहीं था, तो उनके मामले में भाग ले सकते हैं। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ा सा फर्क था जो हमने देख लिया, और निर्वाचन की प्रक्रिया भी अब देख ली। 1961 से पहले यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन अब वो ऐसा प्रावधान नहीं है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आनुपातिक का मतलब होता है कि एक अनुपात में है, और यहाँ विशेष बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य 1 होता है, यानी 1 वोट 1 मूल्य वाली बात लागू होती है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था। यह भी एक फर्क है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों की गणना होती थी, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का 1 वोट होता है। क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती थी, विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या हर राज्य की अलग अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस राज्य की विधानसभा विधायकों की संख्या ज्यादा है उनके वोट ज्यादा ना गिरे किसी चुनाव के अंदर, इसलिए उनके मत के मूल्य बराबर करने की कोशिश की गई थी। इसलिए वहां पर आता है मत मूल्य का कॉन्सेप्ट, जबकि यहाँ पर तो केवल सांसद ही वोट देने वाले हैं। जब सांसद ही वोट दे रहे हैं तो सभी सांसद एक समान हो गए, इसलिए 1 मत बराबर 1 वोट। तो ये दो बातें थोड़ी सी, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या अंतर रखा गया वो ध्यान में रखना, और एक इनके मत मूल्यों को भी ध्यान में रखना। ये हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम तो यही पढ़कर जाते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी पैटर्न पर होता है जिस पैटर्न में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति में मत मूल्य का कॉन्सेप्ट लागू होता है, जबकि उपराष्ट्रपति में मत मूल्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर 1 मतदाता 1 वोट का पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बताता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। ये पदावधि का मतलब है कि उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए अपने पद को धारण करते हैं। यहाँ 1-2 कंफ्यूजिंग बातें हैं, वो ध्यान में रख लेना। पहली चीज कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। दूसरी चीज, अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। 2 बातें क्लियर। तीसरी चीज, अगर उपराष्ट्रपति को अपने बीच में ही, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जाता है, क्या उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान है? तो जी नहीं, उपराष्ट्रपति को किसी भी महाभियोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति हैं? राज्यसभा के। तो राज्यसभा अपने प्रभावी बहुमत से अगर किसी संकल्प को पारित कर दे, लोकसभा केवल अपना समर्थन दे दे, तो फिर उपराष्ट्रपति का पद मुक्त कर दिया जाता है। इन शॉर्ट क्लियर करते हैं एक एक चीज को, कि यदि मान लो कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, क्या संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए कोई आधार दिया गया है? तो जवाब है जी नहीं। राज्यसभा को जब लगेगा कि यह व्यक्ति हमारे सभापति बनने के काबिल नहीं है, तो फिर वो उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकती है। संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने का कोई भी आधार नहीं दिया गया है। पहली चीज, किसी भी आधार पर हटा सकते हैं, संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया। दूसरा, इसमें जो चाहिए वो राज्यसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है कि टोटल सदस्यों का बहुमत, टोटल सदस्य जितने भी हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य, शायद 242 सदस्य होंगे मनोनयन के बाद में, 242 सदस्य हैं, और 242 सदस्यों का प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि 242 के 50% से 1 वोट ज्यादा। 242 का 50% 121, और 121 से 1 ज्यादा, यानी 122 सदस्य मिलकर
राज्यसभा के सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को पद मुक्त होने के लिए संकल्प पारित कर सकते हैं। तो एक तो प्रभावी बहुमत का मतलब समझ लीजिए। प्रभावी बहुमत यानी कि जो कुल सदस्य हैं उनके 50% से एक ज्यादा यानी आधे से एक ज्यादा सदस्यों को बोलते हैं प्रभावी बहुमत। और साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से एक ज्यादा। यानी कि अगर साधारण बहुमत होता तो साधारण बहुमत में मान लो किसी दिन राज्यसभा में 200 सदस्य उपस्थित थे, तो 200 सदस्यों के वोटिंग भी सबने दी थी, तो 200 सदस्यों की जो कि उपस्थित और मतदान कर रहे हैं इनका आधा यानी कि 100 और 100 से एक ज्यादा यानी 101 सदस्य जब वोट देकर बिल पारित करते हैं तो उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। और प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य जो कि उसके पद को धारण करते हैं उनके आधे से एक ज्यादा। तो राज्यसभा का प्रभावी बहुमत, लोकसभा का संकल्प पारित करना यानी साधारण बहुमत। ये दोनों कंफ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि हम अभी तक मानते हैं कि लोकसभा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर राज्यसभा को थोड़ी ज्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि ये महाशय राज्यसभा के ही वो सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो जब राज्यसभा अपने पदाधीन अधिकारी को हटाती है, पीठासीन अधिकारी को, तो इसमें राज्यसभा की शक्ति थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए राज्यसभा से प्रभावी बहुमत चाहिए और लोकसभा से साधारण बहुमत। अब होता क्या है, अगर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का विचार आ जाता है तो सबसे पहले इस संकल्प को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना भेज दी जाती है, नोटिस भेजा जाता है। अगर आप चाहें तो राज्यसभा में आकर अपने पक्ष में कोई अगर बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। मान लो 14 दिन की प्रक्रिया पूरी हो गई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद राज्यसभा एक संकल्प को पारित करेगी, वो भी किस बहुमत से, प्रभावी बहुमत से यानी 122 सदस्यों के साथ। और अगर राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया उसके बाद जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा को भी लगा और लोकसभा में मान लो कि उस दिन 300 लोग ही उपस्थित थे और लोकसभा को लगा कि हाँ सच में उपराष्ट्रपति पद से हटाने के योग्य हो गए हैं, तो फिर लोकसभा केवल साधारण बहुमत से यानी 300 का साधारण बहुमत होता है, आधा तो होता है 150 से एक अधिक यानी 151 सदस्यों ने, लोकसभा में टोटल सदस्य 543 है, उसमें से अगर 151 सदस्यों ने भी संकल्प में समर्थन दे दिया, इसे बोलते हैं साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत पारित होते ही उपराष्ट्रपति का पद मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद मुक्त करने में 3 तरीके आते हैं। वो पहला तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दे, उससे बढ़िया है कि उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। और तीसरा तरीका है कि राज्यसभा एक संकल्प लाकर इनको पद से मुक्त करवा दे। इन 3 तरीकों से उपराष्ट्रपति का पद मुक्त हो सकता है और ये लिखा गया आर्टिकल 67 में। और ये बात विशेष ध्यान में रखना कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए संविधान का अतिक्रमण एक आधार बनता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद मुक्त करने के लिए ऐसा कोई भी आधार नहीं लिखा गया है संविधान में। अब आता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 कहता है अब मान लो किसी दिन बाय चांस दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाए कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद खाली है, पद रिक्त है, तब क्या होगा। हमने राष्ट्रपति के मामले में देखा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा, ये प्रावधान है। तो क्या हमारा संविधान उपराष्ट्रपति के लिए भी वैसी व्यवस्था करता है? तो जवाब होगा जी नहीं। संविधान केवल कहता है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना, एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही उपराष्ट्रपति का देहांत हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा दीजिए। मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है। ये कृष्णकांत जी कौन है, जिनका पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जब मृत्यु हुई होगी तब जितना जल्दी हो सके, हो सकता है वो जल्दी जल्दी करते करते 8-10 महीने निकाल बैठे तो भी चलेगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर दीजिए। तो ये जो शब्द हैं इस पर फोकस रखना। यथाशीघ्र लिखा गया है संविधान में, कहीं पर भी 6 माह जैसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई है। कंफ्यूज हो सकते हो कि राष्ट्रपति अगर 6 माह में पद भरवा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति 7-8 माह लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना, एज सून एज पॉसिबल। ये ध्यान में रखना, आर्टिकल 68 की सबसे विशेष बात है।
अगर पद रिक्त हो गया तब तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पद भर दीजिए। तब तक के लिए या तो पद रिक्त हो चाहे पद पर अनुपस्थित हो, दोनों ही परिस्थितियों में अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, ये काम कौन करेंगे उपराष्ट्रपति का? तब उपराष्ट्रपति का काम करेंगे उपसभापति। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। जो उपसभापति हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ये पद रिक्तता की स्थिति में विशेष प्रावधान थे। उसके बाद आता है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति शपथ किस चीज के लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह संविधान संरक्षण की शपथ नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति केवल शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, और दूसरी शपथ लेते हैं कि हम अपने इस गरिमामय पद के प्रति श्रद्धापूर्वक कार्य करेंगे, यानी कि पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे और संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे। संविधान संरक्षण जैसे इन पर कोई भी प्रकार का दायित्व नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपली राज्यसभा के सभापति हैं, यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, तो पीठासीन अधिकारियों को कोई विशेष शक्तियां होती नहीं है। तो ये आर्टिकल 69 था जो कि उपराष्ट्रपति की शपथ से जुड़ा हुआ प्रावधान करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 60 जो सबसे कम पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा विशेष बात तो थी नहीं, लेकिन एक चीज जरूर लिखी हुई है। अगर देश का दुर्भाग्य इस कदर मोड़ ले कि जो ऊपर लिखे गए प्रावधान है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या फिर राष्ट्रपति पद पर अनुपस्थित हो, इन दो परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति का कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति करेंगे जो कि उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन फिर भी अगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो और कुछ और ही आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो जाए, तब जब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, इसके लिए आर्टिकल 70 प्रावधान करता है कि ऐसी परिस्थिति में भारतीय संसद कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था कर लेगी। यानी कि आर्टिकल 70 कहता है अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, पद रिक्तता और पद मुक्त जैसे प्रावधानों से अलग हटकर कोई और विशेष प्रकार की परिस्थिति आ जाती है जो कि राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में देश की जो सरकार है उनको नेतृत्व तो आखिरकार राष्ट्रपति का ही मिलता है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी कार्य का पर कोई बाधा ना आए, कार्यपालिका अपना कार्य कंटिन्यू करती रहे, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए तो कोई पद बनाना ही पड़ेगा। उस पद को आकस्मिक परिस्थिति से निपटान करने की शक्ति किसको है? संसद को है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित है राष्ट्रपति, तो फिर उनके पद को कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति भरेगा। उपराष्ट्रपति भी दुर्भाग्य से उस दिन उपस्थित नहीं थे तो उपसभापति को बुलाओ, क्योंकि उस समय वही राष्ट्रपति का कार्य कर रहे थे। अब वो भी अनुपस्थित हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज को बुलाओ, यानी कि सीजेआई को बुलाओ। ये जो प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तब कौन राष्ट्रपति का कार्य करेगा? तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यहां तक तो हमारे आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर उनके बारे में भी पद खाली है तो क्या होगा? तो आगे ऐसी जो आकस्मिक परिस्थितियां पैदा हो जाती है, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, इसकी शक्ति दी गई है संसद को कि संसद कोई विशेष कानून बनाकर इसकी व्यवस्था कर सकती है। यानी ये शक्ति देता है संसद को, और परिस्थिति मैंने आपको इमेजिन करवा दी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, इन सभी के पद खाली हो जाए, फिर क्या होगा? तो फिर संसद कोई कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकती है। ये आर्टिकल 70 कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 71 जिसके बारे में हमने आर्टिकल जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब बात नहीं की थी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति वाले से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो इसकी आप कंप्लेन कहां कर सकते हो? भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही कंप्लेन की जा सकती है। चाहे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो, अगर इनमें आपको किसी भी प्रकार की धांधली का शक होता है तो आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जा सकते हो, ना तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना ही सेशन कोर्ट के अंदर जा सकते हो। इसकी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। दूसरी चीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो क्या उस समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना पद खाली करेंगे? जी नहीं।
वो अपने पद पर ही बैठे रहेंगे। तीसरी बात, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं फिर क्या होगा? क्या उन्होंने उस समय तक जो कार्य किए उनको निरस्त घोषित कर दिया जाएगा? तो जवाब होगा जी नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गरिमामय पद हैं, इनका दोहन इस तरीके से कोई नहीं करता, ना ही होने की कोई चांसेस रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं वो तमाम कार्य वैध माने जाएंगे। ये बात थी सबसे ज्यादा स्पेशल। यानी कि आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई धांधली हुई फिर कहां जाएं? तो जवाब है सुप्रीम कोर्ट जाएं, और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जाएं और कहीं मत जाना। ठीक है। दूसरी बात, तो इससे यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता जरूर है, लेकिन उसमें कोई प्रकार की धांधली है तो हम इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, सुनवाई हुई और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पाया, सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई कर रहा है, तब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या अपने पद पर रहेंगे? जवाब है जी हाँ रहेंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को उनको दोषी पाया फिर क्या होगा? तो फिर राष्ट्रपति का पद मुक्त करवाया जाएगा, यानी कि चुनाव को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो तब तक अगर राष्ट्रपति ने कुछ कार्य किए तो क्या उनको जीरो घोषित किया जाएगा? तो जवाब है नहीं, वो उनके कार्य भी कैसे हैं? वैध हैं। तो ये शक्ति आर्टिकल 71 के प्रावधान थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों हमने यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल थे 63 से लेकर 71 तक के, और 72 तो हम जानते हैं कि 72 रिलेटेड है हमारे राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर से। तो इन तमाम अनुच्छेदों के बारे में हमने एक एक अनुच्छेद को लगभग पढ़ा है, और मैं इनको इस पैटर्न में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे इनका भी फोकस रखना है कि कहीं वन लाइनर जो एग्जाम आते हैं ना उनके अंदर ये चीजें आजकल ज्यादा आने लग गई है। तो हमने आर्टिकल के अकॉर्डिंग पढ़ा है, प्रत्येक आर्टिकल में क्या व्यवस्था की गई है, तो आप भी इनको इसी पैटर्न में पढ़ाई कीजिए ताकि ये आर्टिकल भी याद रहेंगे, इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो भी याद रहेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट नोट्स से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा डिटेल में जानकारियां रहेंगी, और फिर बार बार एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीजें आपको याद रहने लग जाएगी। आई होप कि मैं आपके साथ उपराष्ट्रपति की चर्चा करने में सफल रहा, और आपको भी मैं जो अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो जरूर पहुंची होगी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।